रुपए प्रति किलो पहुंचा। कार्रवाई फ्री में राशन देने की कार्रवाई बिना भेदभाव के और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी सबको फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी बिना भेदभाव के। ये होती है सरकार। पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत देता है, भारत की सेना देती है। आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा पास, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया, और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। यही अंतर है। जब आपकी सरकार बनती है तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य होता है। और भाइयों बहनों, जब सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको केवल अपने अपने परिवार से फुर्सत नहीं होती है, वे आतंकवादियों के लिए काम करते हैं, जो 2012 में सपा ने करके दिखाया था। और इसीलिए आज सामाजिक सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। आप लोग अपने समाज के जागरूक प्रहरी हैं। गांव गांव में जाकर के अलग जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, प्रदेश में कोई दंगा करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का तो साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा भूले नहीं होंगे 2005 का। कैसे भरत मिलाप के दिन वहां पर व्यापक दंगे हुए थे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा, अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, सिवनी नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे। अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ में वंदे मातरम नहीं गाने दिया था। अजीत राय की हत्या कर दी गई थी कॉलेज के अंदर। मऊ के दंगे के समय भी मऊ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं ही गया था, और अजीत राय के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा। मैं आप
आप सबको यही एहसास कराने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि सामाजिक न्याय के सम्मेलन, सामाजिक जो प्रतिनिधि सम्मेलन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, शासन की जिम्मेदारी है, शासन की योजना आप तक पहुंचाना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाना, बिना भेदभाव के पहुंचाना, सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना। लेकिन साथ साथ समाज के जागरूक नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी अच्छी सरकार बननी चाहिए। और अच्छी सरकार तब बनेगी जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमें देखना होगा, आपने देखा होगा आजादी के बाद से लेकर के अब तक आखिर आपके समाज का कोई गवर्नर क्यों नहीं बन पाया? पहली बार श्री फागू चौहान जी ही क्यों गवर्नर बने? इससे पहले क्यों नहीं? एक भारी भरकम मंत्रालय को लेकर किसी दारा सिंह चौहान जी पिछले 4.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई और श्री प्रभुनाथ चौहान को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तमाम ब्लॉक प्रमुख समाज के लोग आज हो रहे हैं। समाज के अलग अलग फील्ड में समाज के लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है, जब सरकार की बारी है तो सरकार एक एक करके अपने सभी वादों को आगे बढ़ा रही है, और जब पार्टी को आपकी आवश्यकता है तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक परिवार के पास जाकर के कह देने की आवश्यकता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हितों के लिए कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में है, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है। हमें भी अब उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है। यह हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना, 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है, और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए, स्वाभिमानी समाज गुलामी की बेड़ियों को बहुत दिनों तक नहीं सहन कर सकता। और भारतीय समाज ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। आखिर इस संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। वे नहीं चाहती थी कि समाज का हित हो।
वे नहीं चाहती थी कि गरीब, कुचले, दबे, वंचित लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब की झोपड़ी में भी पक्का मकान बने। वे नहीं चाहती थी कि गांव में जिन लोगों का मकान गांव में मौजूद है, उसका स्वामित्व योजना में उनका मकान का पट्टा की जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड उस परिवार को प्राप्त हो। वे नहीं चाहती थी कि बीमारी दूर हो और हर घर में शौचालय हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रोशनी हो। पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हर घर में रसोई गैस जलता हुआ दिखाई दे और बीमारी का अंत हो। इसलिए इन्होंने इतनी बीमारी देश को दी। एक एक बीमारी का समाधान निकालते हुए, उसका उपचार निकालते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, विकास की जिस प्रक्रिया के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं 4 लेन का काम हो रहा है, कहीं 6 लेन का काम हो रहा है, कहीं मेट्रो का काम हो रहा है, कहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है। कोई सोचता था पहले इसके बारे में? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब आप मऊ, आजमगढ़ या गाजीपुर से चलेंगे, 2.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाएंगे। भैया ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। विश्वविद्यालय नहीं दिया, एयरपोर्ट नहीं दिया। आज तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बन रहा है और एयरपोर्ट भी बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है। आजमगढ़ में भी, मऊ में भी, गाजीपुर में भी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, ये सभी जनपदों में विकास के पार संभावनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए 2022 पे सबकी निगाहें होंगी और निगाहें 2 प्रकार की होंगी। एक, जहां पर भारत के हित में सोचने वाली सभी ताकतें चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बने, और दूसरी तरफ होंगी जो नहीं चाहती कि भारत दुनिया की एक ताकत बने, जो नहीं चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। वे लोग फिर षड्यंत्रों में लगेंगे, उसमें बहुत सारे लोग बिकेंगे, बहुत सारे लोगों की सौदेबाजी होगी, बहुत सारे लोग अपने तरीके से इस अभियान में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे। कोई दुष्प्रचार से, कोई झूठ बोल करके, कोई अन्य तरीके से दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह होगा, ये सामाजिक सम्मेलन समाज के प्रबुद्ध जनों को बुला करके उनके साथ संवाद का एक कार्यक्रम है। और संवाद इस बात को लेकर के कि हम वर्तमान की स्थिति को समझें, देश काल और परिस्थिति का अवलोकन करें, वर्तमान और भविष्य के हित के लिए ठोस निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे। अन्यथा इन राजनीतिक दलों के मंसूबों को आप देख सकते हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने के मंसूबे के साथ जो व्यक्ति नारेबाजी करता रहा हो,
वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए क्यों आया है? उसकी मंशा क्या है? वो कहां ले जाना चाहता है प्रदेश को? ये सभी चीजें हैं जो हम सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे कितनी तेजी के साथ विकास एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। 9 तारीख को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। अभी चंदौली में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मैंने पिछले 15 दिन के अंदर किया है। कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3 दिन पहले हुआ है। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी अभी 25 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। आखिर ये मेडिकल कॉलेजेस पहले क्यों नहीं बन पाए? गोरखपुर में एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में शिलान्यास किया और तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। परेल इलाके में एक टावर में आग लग गई है। रिहायशी इमारत में ये आग लगी है और इससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 19वें मंजिल पर यह आग लगी है। 17वीं से लेकर 25वीं मंजिल तक ये आग फैल चुकी है। आग बुझाने में इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई हैं। करीब 12 गाड़ियां हैं जो इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो मुंबई से ये तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आग है। मुंबई में परेल इलाके में एक टावर में ये आग है। रिहायशी इमारत में आग से अब हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि दमकल विभाग की 12 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के काम में लगी है। बताया जा रहा है कि 19वें मंजिल में ये आग लगी, लेकिन 17वीं से लेकर 25वीं मंजिल तक ये आग फैल चुकी है। और इस दौरान एक दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग से बचने के लिए एक व्यक्ति ऊपर से कूद पड़ा और फिर किस तरह से लटका रहा वहां पर, ये तस्वीरें आप देखिए। तो मुंबई के परेल इलाके से ये खबर, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। बताया जा रहा है कि करीब 60 फ्लोर की ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है और 19वें मंजिल में ये आग लगी। और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में हर ओर हाहाकार मचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उपेंद्र तिवारी का कहना है कि देश की 95% जनता डीजल पेट्रोल का उपयोग नहीं करती है। मुट्ठी भर लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका तो यहां तक कहना है कि देश में जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ी, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम बहुत कम है। उपेंद्र तिवारी ने जालौन में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही हैं। जरा सुनिए मंत्री जी को। मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। वहीं उपेंद्र तिवारी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी मंत्री जी ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं। अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं है। थार में तो डीजल पड़ता है। इस तरह के तंज कसे हैं अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर। और इसी पर बातचीत करने के लिए सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, एक मंत्री जी का बयान आया कि पेट्रोल डीजल महंगे हुए तो हाहाकार की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है। मंत्री जी कहीं और रहते हैं। पूछिए इनसे कि कौन सी दुनिया में रहते हैं। कहीं चांद तारों में तो नहीं रहते हैं जहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती आदमी की। अरे भैया, यहाँ पे जब किसान खेती करता है तो डीजल 100% डीजल की जरूरत होती है, ट्रैक्टर से लेके और खेत जोतने के लिए। और इस तरह के वो माने बयानबाजी कर रहे हैं। लगता है वो खुद किससे चलते हैं, जरा पूछना उनसे। गाड़ी पे नहीं चलते क्या? मुझे लगता है पैदल जाते हैं क्या? गोरखपुर से लेके वहां तक पैदल ही चलते हैं मंत्री जी। मंत्री जी अकल, मैंने लगता है मंत्री जी को अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं है?
हैं? इनको मंत्री किसने बना दिया जिनको यही नहीं पता है कि डीजल लगता है खेती किसानी में? दूसरी बात, भाई आपने बोला ना थार में भी तो डीजल पड़ता है ना, और थार का इस्तेमाल कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है वो आपने देखा ही लखीमपुर में। कमाल की बात कर रहे हैं भाई, इनको इतना भी नहीं बताइए। ऐसी सरकार है जिस सरकार के अंदर में संवेदना ही नहीं है। कह रहे हैं डीजल पेट्रोल 95% लोग नहीं करते, तो 5% कौन लोग हैं भैया? ये भी बता देते 5%। अनुराग जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस हिसाब से तो लोगों की सैलरी बढ़ी, पैसे बढ़े, इनकम बढ़ा। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, वो उन्हीं की बढ़ रही होगी। दिक्कत ये है, और उनको तो मंत्री पद मिल गया है, मंत्री बन गए, उनको क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत उनको है ना जो गरीब जनता है, परेशान है, जो बेचारे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी से परेशान है, वो तो मंत्री है। फ्री का डीजल पेट्रोल उनको सरकार से मिल रहा है। पूछिए डीजल पेट्रोल सरकार से अनुराग जी, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि वाकई लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और परेशान है इस वक्त? मुझे लगता है ऐसे मंत्री को मंत्री पद पे रहने का अधिकार नहीं है। योगी जी तुरंत उसको हटाएं, बाहर फेंके। ऐसा मंत्री काहे का? ऐसा मंत्री जिसको बोलने का तरीका नहीं पता, जिसको ये नहीं पता है महंगाई क्या है, महंगाई का मतलब नहीं समझ रहा है, आराम से मौज ले रहा है, सरकारी गाड़ी में घूम रहा है, सरकारी सुविधाएं ले रहा है। उससे पूछो सरकारी गाड़ी पे चलता है कि नहीं चलता है? मंत्री पूछो उससे, सरकारी गाड़ी है कि नहीं उसके पास? ठीक है, ये तो मंत्री जी बताएंगे क्योंकि अब लोग जहां पर महंगाई से त्रस्त है। वैसे में मंत्री जी का ये बयान अपने आप में कहा जा सकता है बड़ा बेतुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महंगे पेट्रोल और डीजल को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि हर रोज जब आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तब याद रखिए मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 23 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। हर रोज जब महंगा तेल सब्जी खरीदते हैं तब याद रखिए इस सरकार में 97% परिवारों की आय घट गई है। और ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राजभर ने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री जी बढ़ती महंगाई पर गजब का ज्ञान दिया है। मुट्ठी भर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। अब तो भाजपाई सरसों तेल, अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। तो देश ने 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर दुनिया के सामने नया इतिहास रच दिया। टीके का 100 करोड़वां डोज प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगा। कोरोना की लड़ाई में इस मुकाम को हासिल करने के लिए WHO ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। दुनिया के सबसे बड़े अभियान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 279 दिनों में भारत ने हासिल किया ये बड़ा मुकाम। बड़ी सफलता पर WHO ने भारत को दी बधाई। ये देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। देश में कोरोना का 100 करोड़वां टीका दिल्ली के RML हॉस्पिटल में वाराणसी के इस दिव्यांग शख्स को पीएम मोदी के सामने लगाया गया। कोरोना टीका के 100वें डोज के बाद देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार कर गया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक रिकॉर्ड बना और ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। गुरुवार सुबह ही पीएम मोदी टीकाकरण का जायजा लेने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण को लेकर जानकारी हासिल की। फिर उस कमरे में पहुंचे जहां टीका लगाया जा रहा था। यहां जिस शख्स को टीका लगाया गया वो संयोग से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का निवासी निकला। 100 करोड़ में टीके के लाभार्थी अरुण रॉय से पीएम ने दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित करने को कहा। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए।
देश को मिली इस बड़ी सफलता पर WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की है। WHO के महानिदेशक ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। देश में 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तब से लगातार हो रहे अथक परिश्रम से भारत टीकाकरण में महारिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ। 100 करोड़ तक पहुंचे इस अभियान को 100% तक पहुंचाने का मुकाम हासिल करना अभी बाकी है, और वो तभी मुमकिन होगा जब लोग खुद भी टीका लगवाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।